बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हमारी केमिस्ट्री की क्वेश्चनों की सीरीज़ होने वाली थी, जिसमें हमने 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ, जो इस सीरीज़ को पूरी करके जाएगा 100 क्वेश्चन की, वो एग्ज़ाम में कहीं भी फंसेगा नहीं। उसको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी सेट फंसा नहीं सकता है। तो चलिए बस ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा थोड़ा सा गला ख़राब है 3 दिन से, तो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना, अगर आवाज़ सही से ना आए तो। तो सबसे पहला हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, जो मैंने तुमको दिखाया भी था। प्रथम कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक समीकरण लिखो। तो कुछ नहीं लिखना है तुमको। वेग स्थिरांक समीकरण के बराबर होता है 2.303 बटे 2। कितना होता है? बटे टी होता है, इंटू लॉग बेस 10 ए बटे मतलब प्रारंभिक सांद्रता और टी समय बाद सांद्रता। ये होता है तुम्हारा प्रथम कोट के लिए अभिक्रिया का समीकरण। इसकी सांद्रता निकालो तो सांद्रता की इकाई निकालो। तो सांद्रता की इकाई किसी की भी निकालनी हो, किसी भी अभिक्रिया की, तो सांद्रता की पावर 1 - n और सेकेंड -1। तो अब प्रथम कोट के लिए ये रखना है, तो n बराबर रख दो कोट 1। तो सांद्रता का मतलब मोल लीटर इनवर्स 1, और ये 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। बचेगा कितना? 0, किसी का भी 0, ये सब 0 हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स इतना बचेगा। यही तुम्हारी प्रथम कोट की अभिक्रिया की सांद्रता की इकाई होती है। इतना हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो इसको। मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ये पूछेगा ही पूछेगा। वो भी कहो 4 नंबर में पूछ ले और कहो 2 ही नंबर में पूछ ले, तो जैसे पूछे और जैसे तुमको करना है एग्ज़ाम के टाइम, कैसे पढ़ना है। बहुत भयभीत हो रहे होगे, डर लग रहा होगा। तो ये समझ लो कि अगर फिजिक्स 100 नंबर की है, मैथ 100 नंबर की है, हिंदी 100 नंबर की है, इंग्लिश 100 नंबर की है, तो केमिस्ट्री भी 100 नंबर की है, जिसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल ही जाने मुफ्त के। तो इसमें भयभीत नहीं होना है और ना इसको हल्के में लेना है। कोटि और आणविकता में अंतर, एक तरफ लिखेंगे कोटि, एक तरफ लिखेंगे आणविकता। लिख दिया, 20 से लाइन खींचेंगे। कोटि की तरफ लिखेंगे नंबर 1। क्या लिखेंगे? जो वेग का निर्धारण करती हैं उन्हें एक कुल मिला के नंबर 1 में दोनों की परिभाषा लिख दो। अभिक्रिया की कोटि वह कहलाती है, या वह अणुओं की संख्या कहलाती है जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, या उसको घटाने बढ़ाने या उसकी सांद्रता परिवर्तित करने से उसका वेग भी परिवर्तित होता है, उसे उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आणविकता किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इधर लिखेंगे जो वेग का निर्धारण करें या करते हैं, उन अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसमें लिखेंगे नंबर 1 में अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणु आणविकता को दर्शाते हैं। नंबर 2 देखो, संपूर्ण पदों में या संपूर्ण पदों के विषय में अध्ययन करना पड़ता है। इसको निकालने के लिए संपूर्ण पदों के विषय में अध्ययन, इसको निकालने के लिए कोई विशेष पद में अध्ययन करना पड़ता है। कोई विशेष
जो मैं बताए दे रहा हूँ ये नोट कर लो भैया, हम पे बाद में हमसे न कहना बड़ा 4 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। कोटि अब तुम्हारी जो होती है वो प्रायोगिक मान होती है, ये प्रायोगिक मान है और ये है तुम्हारा सैद्धांतिक मान। चार नंबर कोटि तुम्हारी भिन्नात्मक, कोटि भिन्नात्मक, शून्य व ऋणात्मक हो सकती है। इसको एक एक करके लिखोगे तो तीन तीन और हो गए, तो तुमको लिखना कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही है। इधर लिख दो आणविकता सदैव पूर्णांक होगी, सदैव धनात्मक पूर्णांक होगी। आणविकता सदैव धनात्मक पूर्णांक होगी। फटाफट 2x स्पीड में देखने का समय है ये। 2x में लगा करके, रिकॉर्डेड क्लास है, 2x में लगाओ, झाँक के देखो, फ्री में तुमको कंटेंट मिल रहा है, ना इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं, ना इस YouTube में या ना उस YouTube में, एक ही जगह तुमको सब कुछ मिल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट बनी रखी है, सीधे 1 नंबर से खोलो, ख़त्म कर दो। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद का हमारा रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन। ये 22 नंबर क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। अब इस सीरीज़ का 23 नंबर क्वेश्चन जाएगा कि आभासी एकाणुक क्रिया से आप क्या समझते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट अब परिभाषा है, 2 नंबर में पूछ सकता है इस चैप्टर से, जो जितना पूछना है चैप्टर बाय चैप्टर भी क्वेश्चन ये मान लो कि है समझ के लगभग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख लो अपनी भाषा में। ये हो गया तुम्हारा अंतर, 4 नंबर में पूछेगा। इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमको पढ़ना है आभासी एकाणुक क्रिया से आप क्या समझते हैं। आभासी या छद्म एकाणुक क्रिया वही कहलाती है जब अभिक्रिया की कोटि 1 हो, जब अभिक्रिया की कोटि 1 हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है भाई, आभासी एकाणु किसी को छद्म भी कहते हैं, छद्म। मैं हिंट में लिखे दे रहा हूं, जब कोटि डज नॉट इक्वल टू आणविकता, या कोटि 1 हो और आणविकता 1 से ज़्यादा हो, मतलब कुल मिला के बराबर ना हो, वो उसको कहते हैं आभासी या छद्म आणविकता या छद्म एकाणुक क्रिया। इसके बाद तुम्हारा है अभिक्रिया के औसत वेग तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अभिक्रिया का औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्कालिक वेग जो भी है तुम्हारा, और अभिक्रिया का वेग, मैं तीनों परिभाषाएं तुमको एक ही जगह कराए दे रहा हूँ। और ये मेरी क्लास जो पिछली पढ़ी हुई है उनमें सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से, ये मैं सब करवा चुका हूँ, एक बार थ्योरी करवा चुका हूँ, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे हिट करेंगे। 24 नंबर है तुम्हारा क्वेश्चन, औसत वेग, वेग, तात्क्षणिक वेग, तीनों में से कोई एक की परिभाषा पूछ सकता है या दो की, नहीं दो की पूछ सकता है, एक एक नंबर की या 2 नंबर में दोनों की एक पूछ लेगा। तो देखो औसत वेग होता है कि निश्चित समय अंतराल में, निश्चित समय में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को,
अब वेग क्या होता है, किसी समय अंतराल में या इकाई समय में कह दो, इकाई समय में, ये हो गया अभिक्रिया का नॉर्मल वेग, सामान्य वेग, इकाई समय में, एकांक समय में। अब पूरा वही अभिकारक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग, इसको कहते हैं किसी क्षण में, किसी एक पर्टिकुलर क्षण में, किसी क्षण में या किसी मूवमेंट में। अभिकारक पदार्थ में होने वाले या अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग कहते हैं, किसी क्षण में, इकाई समय में, निश्चित समय में। इसको लिखते कैसे हैं, डी आर बटे डी टी, औसत वेग को डेल आर बटे डेल टी। ये तुम्हारा हो गया, ये भी वही है, आर अपॉन टी, या इसी को लिखते हैं यक्स बटे टी, ये यक्स बटे टी होता है। ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ये कंप्लीट हो गया। ये देख लेना एक बार जाके, फिर आके मुझसे मिलना कि हाँ केमिस्ट्री मैंने कहाँ पढ़ी थी और कैसा फंसा है केमिस्ट्री में, सब धुआं धुआं हो गया। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा, निम्न पर टिप्पणी क्या क्या है, सक्रियण ऊर्जा, विशिष्ट वेग स्थिरांक, विशिष्ट वेग स्थिरांक मतलब वही के बराबर, और ताप गुणांक, ताप गुणांक, विशिष्ट वेग स्थिरांक, और तुम्हारा सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। इसके बाद है तुम्हारा विशिष्ट वेग स्थिरांक। आज जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उसके बाद सीधे मैराथन पड़ेगी 1 से 2 घंटे की, वो देख करके बस कंप्लीट कर देना, उसके बाद कुछ नहीं होना है। ताप गुणांक, संडे को इसका मैराथन मिल जाएगा, केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन एक ही बार में। आज ये लास्ट क्लास है जो फुटकर हो रही है, जैसे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो देखो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा देख लो, अणुओं की टक्कर से उत्पन्न वह ऊर्जा, अणुओं की टक्कर से उत्पन्न वह ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणु को सक्रिय करके देहली तक ले जाती है। ये होता है देहली तल, ये होता है अभिकारक अणुओं की ऊर्जा तल। तो किसी अभिकारक अणु के ऊर्जा तल को सक्रिय करके देहली ऊर्जा तल तक ले जाती है, वह ऊर्जा कहलाती है। ये जो बीच ऊर्जा है इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसका सूत्र देखो, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे सूत्र वो भी पूछता है। E बराबर 2.303 बटे RT1 T2 बटे T2 माइनस T1 log K1 बटे K2। समझ गए? इसके बाद विशिष्ट वेग स्थिरांक की परिभाषा देखो। विशिष्ट वेग स्थिरांक, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जबकि सांद्रता इकाई हो। स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मतलब के, अब उस स्थिर ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जबकि
सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता इकाई हो। समझ गए? ये ताप गुणांक देखो, जब किसी अभिकारक में या किसी अभिक्रिया में ताप को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि सक्रिय अणु की टक्कर बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो T डिग्री सेल्सियस तथा 10 डिग्री सेल्सियस बाद के यदि के T+10 है तो इनका अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। इनका अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। समझ गया? ये देखो, के T+10 यही तुम्हारा ताप गुणांक T0 कहलाता है। समझ गए? ठीक, ये तीनों परिभाषाएं तुम्हारी हो गई। इसके बाद प्रथम कोट की एक अपक्रिया में 50 पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता रह जाती है, आधी रह जाती है 50 मिनट में। तो इसके वेग स्थिरांक की गणना करो। भाई देखो, एक न्यूमेरिकल देख लो बस। इस न्यूमेरिकल, ये अंतिम होगा न्यूमेरिकल से बाद। न्यूमेरिकल तुम लोगों को आने चाहिए। देख लो, ये मैंने परिभाषाएं तुमको बता दी। अब एक न्यूमेरिकल देखो कि प्रथम कोट की अपक्रिया, पहले उसने कह दिया प्रथम कोट की अपक्रिया में उसने और क्या कहा है कि आधी रह जाती है 50 मिनट बाद। तो T बराबर दिए 50 मिनट, 50 मिनट। और अंतिम सांद्रता प्रारंभिक मान लो x, तो अंतिम तुम्हारी कितनी रह गई? a-x बराबर x/2। आधी रह जाती है, आधी बता रहा है। तो इसमें सीधे निकालना क्या है? वेग स्थिरांक की गणना। तो k बराबर तुमको पता है 0.693 बटे T हाफ। T हाफ उसने दिया है कितना? 50। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर इसको हम उस सूत्र में रखेंगे तब लेना देना है। काट कूट लेना भैया। इसको काट करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होता है वेग स्थिरांक। इसके बाद तुम्हारा फिर से एक न्यूमेरिकल है 2a + b 2c + c 3d के लिए c सांद्रता का परिवर्तन इंटेलीटर है। अभिक्रिया का ABCD में सांद्र परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है तो 75% होने में कितना समय लगेगा? अब बड़े इंपॉर्टेंट सवाल देखो। न्यूमेरिकल है, ये मैं कल तुमको कराऊंगा। इसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, देख लो। ये पूरा पेपर ये लीक है, समझो। इसके बाहर कुछ नहीं आना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी की क्लास होगी वो होगी कल, और इसी के आगे जो क्लास होनी है। और आगे की क्लास किस प्रकार से होगी ये समझ लीजिए कि अब पूरा एक ही बार में मैं तुमको 100 क्वेश्चन जो हैं वो चाहे 2 घंटे लगें चाहे 3 घंटे लगें, एक ही बार में अपलोड मार देंगे। एक ही बार में तुम देख लेना और जा करके सीधे पेपर दे आना, बात खत्म। जो यहाँ 25 तक हो गए, 25 के बाद जो भी आएगा, 25 हो गए मतलब चौथाई हो गए, 75 बचे। 75 क्वेश्चन जो भी आएंगे, जो रिएक्शनें आएंगी, जो भी मतलब अब आएगा एक ही बार में आ जाएगा। उसको